जय हिंद दोस्तों, मैं हूं देवदत्त मिश्रा। कोचिंग जंक्शन पर आपके लिए लेकर के आया हूं रीजनिंग की दूसरी सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे तार्किक आरेख। तार्किक आरेख पर किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम उन्हें चंद सेकंड में किस प्रकार से उन्हें हल कर सकते हैं। तार्किक आरेख क्या होता है? मैथ के वीडियो अगर आप देखे होंगे तो तार्किक आरेख जो है वेन आरेख का ही एक भाग होता है। अब आइए देखते हैं कि अगर तार्किक आरेख में कुछ आपसे बताया जाए, कोई तथ्य बताया जाए, तो उसको आप कैसे नोट करेंगे और कैसे समझेंगे। इसमें 3 प्रकार के तथ्य होते हैं। पहला जो तथ्य होता है वो होता है जब सभी चीजें समाहित रहें। क्या रहें? सभी समाहित रहें। सभी समाहित होने का मतलब जैसे दे दिया जाए कि सभी शेर बिल्ली हैं, सभी कुत्ते क्या हैं? चूहे हैं। इस प्रकार का जब आपको प्रश्न दिया जाए तो उसको आप आरेख में इस प्रकार से बनाएंगे कि अगर ये क्या है, ये अगर क्या है, शेर है, तो बिल्ली क्या होगी? इसके अंदर ही होगी और पूरी की पूरी होगी। इसके कहने का मतलब अगर ये शेर है, ये बिल्ली है, तो मतलब क्या है? सभी बिल्लियां क्या है? शेर हैं। ठीक है, सभी बिल्लियां क्या हो गई? शेर हो गई, क्योंकि सभी बिल्लियां जो है शेर के डायग्राम के अंदर हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहा जाता है आपसे? नेक्स्ट जो पैटर्न बताया जाता है, नेक्स्ट आपसे बताया जाता है कि सपोज करिए कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। यानी जहां आपसे कहा जाए कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है। उसको आप ग्राफिकल ढंग से इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये क्या है? विद्यार्थियों का समूह है और ये खिलाड़ियों का समूह है, तो ये आप देखेंगे ये जो भाग है ये क्या है? ऐसा भाग है कि जो विद्यार्थी भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। यानी कुछ ही लोग हैं जो क्या है? खिलाड़ी हैं। बाकी जो शेष बच रहे हैं, ये वाले जो बच रहे हैं, इधर वाले जो विद्यार्थी बच रहे हैं, ये क्या है? खिलाड़ी नहीं है। यानी कुछ ही विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। तीसरा जब आपको तथ्य दिया जाता है तो तीसरा बताया जाता है कि कोई विद्यार्थी चोर नहीं है। इसको आप ग्राफिकल ढंग से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर ये चोरों का समूह है तो ये क्या है? विद्यार्थियों का समूह है। दोनों में कोई संबंध नहीं है। मतलब चोर यहाँ है, विद्यार्थी यहाँ है, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, कोई विद्यार्थी चोर नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्नों को कि कैसे कैसे प्रश्न होते हैं। हम उसमें तार्किक आरेख कैसे अप्लाई करेंगे और उसका जवाब कैसे देंगे। चलिए देखते हैं। ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, आप इसको ध्यान से देखिए। प्रश्न में अंकित है, प्रश्न में लिखा है, पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से, ये थोड़ा सा त्रुटिवश जो है गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ कौन आप समझेंगे, कौन सी आकृति लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। रीजनिंग का प्रश्न है। अब आप देखिए, लड़के, विद्यार्थी और खिलाड़ी कैसे हो सकते हैं? तो लड़के ऐसे भी हो सकते हैं जो विद्यार्थी हो और जो विद्यार्थी नहीं हो, आवारा हो सकते हैं। विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो खिलाड़ी हो और खिलाड़ी नहीं हो, और खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं जो लड़के हो या लड़के नहीं हो। यानी अभी मैंने आपको बताया है कि जहां कुछ की बात आए, जहां कुछ लोगों के संबंध की बात आए, वहां आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करना है। यानी कुछ लड़के ऐसे होंगे जो क्या होंगे? विद्यार्थी होंगे। ये ऐसे लड़के हैं जो विद्यार्थी हैं। अगर ये लड़के हैं, ये विद्यार्थी हैं, तो ये ऐसे लड़के हैं जो विद्यार्थी हैं, ये ऐसे लड़के हैं जो विद्यार्थी नहीं है। और क्या है? विद्यार्थी और खिलाड़ियों के बीच संबंध है। ये जो ऑप्शन है, ये विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के बीच संबंध है, और खिलाड़ियों और विद्यार्थियों के बीच का संबंध है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो खिलाड़ी नहीं है और ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो लड़के नहीं हैं। ठीक है,
तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न में? इस प्रश्न में आपका जो जवाब होगा वो होगा ये। इसमें क्या है ये आप देखेंगे, ये क्या है, लड़कों का समूह है, ये समूह है विद्यार्थियों का, और ये समूह क्या है, खिलाड़ियों का। यानी कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, ये कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं और कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं हैं। समझ में आया बच्चों? आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रकार के सवालों को। जो चीजें आपको ना समझ में आए आप कमेंट में जरूर रिप्लाई करें, हम उसका जरूर जवाब देंगे। ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, प्रश्न पढ़िए आप ध्यान से। प्रश्न में लिखा है कौन सा रेखाचित्र पति पत्नी और परिवार के पारस्परिक सही संबंधों को प्रकट करता है? तो हम आप जानते हैं कि परिवार में क्या आते हैं, पति आते हैं, पत्नी आते हैं। अर्थात पति और पत्नी जो भी होंगे, ये अगर परिवार का समूह है तो पति पत्नी इस समूह के अंदर ही आएंगे। पति पत्नी क्या होंगे, परिवार के अंदर ही समाहित हैं। अर्थात हम जब पति पत्नी को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस परिवार के अंदर ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब पति और पत्नी क्या है, पति पत्नी दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, इसलिए हम उनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें कि ये पति है और ये पत्नी है। अर्थात हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा, डी वाला जवाब होगा कि ये अगर परिवार है तो ये पति है, ये क्या है, पत्नी है। पति अलग एंटिटी है, पत्नी अलग एंटिटी है, लेकिन दोनों परिवार के अंदर समाहित है। ठीक है, अच्छा आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, तथ्य दे दिया जाता है और उसके आधार पर 3 से 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रश्न को जरा सा ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है आपको दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दी गई आकृति एक गांव के 3 युवा वर्गों का निम्नानुसार प्रतिनिधित्व करता है। कैसे प्रतिनिधित्व करता है देखते हैं। त्रिकोण शिक्षित युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण क्या है, यहां ये जो त्रिकोण है, त्रिकोण मतलब शिक्षित युवा, त्रिकोण मतलब शिक्षित युवा। दूसरा जो पॉइंट दिया है वो दिया है बड़ी गोलाकृति रोजगार रथ का प्रतिनिधित्व करती है। तो बड़ी गोलाकृति कौन सी है, बड़ी गोलाकृति ये है, ये क्या प्रेजेंट करती है, रोजगार रत युवाओं का। छोटी गोलाकृति बताई गई है, छोटी गोलाकृति क्या बताई गई है, छोटी गोलाकृति पिछड़ी जाति के युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो छोटी गोलाकृति कौन सी है, छोटी गोलाकृति है ये क्या करती है, पिछड़े युवाओं का रिप्रेजेंटेशन करती है। अच्छा, ये तो तथ्य था। अब तथ्य में प्रश्न किस प्रकार के हैं उसको देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो आपसे पूछा जा रहा है कि पिछड़ी जाति के कितने युवा अनपढ़ हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछड़ी जाति के कितने युवा हैं जो शिक्षाओं से बाहर हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि देखते हैं कि पिछड़ी जाति कौन सी है। पिछड़ी जाति क्या है, छोटा वाला गोला है, और क्या है वो अनपढ़ है, मतलब त्रिकोण से बाहर है। त्रिकोण किसको रिप्रेजेंट करता है, शिक्षित युवाओं को रिप्रेजेंट करता है। और प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे पिछड़ी जाति के युवा हैं जो अनपढ़ हैं। अनपढ़ होने का मतलब यह है कि वो शिक्षित नहीं है, मतलब वो त्रिकोण से बाहर हैं। कहां से बाहर है, त्रिकोण से बाहर है। अच्छा, ये क्या है, ये त्रिकोण है। त्रिकोण मतलब क्या है, शिक्षित है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अनपढ़ है, मतलब इस त्रिकोण के बाहर वाली सीरीज में हमें देखना है। अच्छा, तो बाहर वाली सीरीज में देखना है, कौन सी सीरीज में देखना है, उसमें यह भी देखना है कि पिछड़ी जाति के युवा हो। कैसे हो, पिछड़ी जाति के युवा हो। और ऊपर आपको जो विकल्प बताया गया है, जो प्रश्न बताया गया है, उसमें कहा गया है कि जो छोटा गोला है वो पिछड़ी जाति को रिप्रेजेंट करता है, पिछड़ी जाति के युवाओं को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब आप हमें बताइए, ध्यान से देखिए और समझिए, मस्तिष्क को एकाग्र करके समझिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो अनपढ़ हैं। अनपढ़ होने का मतलब इस ट्राइंगल से बाहर है, इस ट्राइंगल से क्या है, बाहर है,
लेकिन क्या है, पिछड़ी जाति के हैं। पिछड़ी जाति के कहने का मतलब इस ट्राइंगल के अंदर है। तो वो कौन सी संख्या बच रही है, वो बच रही 17 और 5 बच रही है। 17 और 5 बच रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 17 और 5 का हम योग कर देंगे। 17 और 5 का हम योग कर देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 22। और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 22 जो है कौन सा विकल्प, डी विकल्प क्या हल हो जाएगा, 22। समझ में आया बच्चों? अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके सवालों को और दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करूं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न में आपको बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है कि कितने शिक्षित युवा पिछड़ी जाति के हैं। अच्छा, शिक्षित युवा हो लेकिन कैसे हो, पिछड़ी जाति के हो। तो ग्राफ में क्या बताया गया है, ग्राफ में बताया गया है कि शिक्षित युवा कौन से हैं, शिक्षित युवा त्रिकोण के अंदर है। अच्छा, और क्या हो, पिछड़ी जाति के हो। पिछड़ी जाति होने का मतलब, पिछड़ी जाति क्या है, छोटी गोलाकृति है। छोटी गोलाकृति है, ये है पिछड़ी जाति और ये क्या है, शिक्षित है। अच्छा, प्रश्न में क्या पूछा गया है, कितने ऐसे शिक्षित युवा हैं जो पिछड़ी जाति से हैं। तो शिक्षित युवा हो मतलब त्रिकोण के अंदर हो, पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है, वो क्या हो, पिछड़ी जाति से हो। पिछड़ी जाति से होने का मतलब इस वाले गोले के अंदर भी हो। तो जो त्रिकोण के अंदर भी हो और जो इस छोटे वाले गोले के अंदर भी हो, वो जो हमारी संख्या बचती है वो क्या बचती है, 11 और 3। 11 और 3 का मतलब क्या हो गया, 11 + 3 = 14। क्या हो गया, 14। तो यानी हमारा जो हल आएगा वो क्या आएगा कि कितने शिक्षित युवा पिछड़ी जाति के हैं, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात 14। क्या होगा, ऑप्शन बी अर्थात 14। अच्छा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वही तथ्य है, प्रश्न का जो फैक्ट है वही है, बस आपको नेक्स्ट प्रश्न देखना है कि नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कितने शिक्षित युवा रोजगाररत हैं। कितने शिक्षित युवा रोजगाररत हैं। तो शिक्षित युवा होने का मतलब फिर से आप देख लीजिए, शिक्षित क्या है, त्रिकोण के अंदर है, और रोजगाररत का मतलब क्या है, बड़ी गोलाकृति के अंदर है। अच्छा, क्या हो गया प्रश्न आपका, कितने शिक्षित युवा है। कितने शिक्षित युवा का मतलब त्रिकोण के अंदर कितने लोग हैं, और क्या है, रोजगाररत है। रोजगाररत का होने का मतलब क्या है, इस बड़े गोले के अंदर भी हो। अब आप बताइए, इसमें से स्वयं देख के बताइए कि त्रिकोण के अंदर भी हो और बड़े गोले के अंदर भी हो, अर्थात क्या हो, शिक्षित भी हो और क्या हो, रोजगाररत भी हो। तो वो जो ऑप्शन बचता है वो क्या बचता है, 3 और 6। तो हमारा जवाब क्या होगा, 3 और 6 मतलब 3 + 6 = क्या हो जाएगा, 9। 3 + 6 = 9। तो हम विकल्प क्या देखेंगे, विकल्प में सही ऑप्शन क्या आएगा, 9 अर्थात डी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। सॉरी, प्रश्न है हमारा 5वां वाला, हमने गलत बताया है। प्रश्न हमारा क्या है, 5वां है। 5वां प्रश्न का मतलब ये है, पूछा गया था कितने शिक्षित युवा रोजगाररत हैं। इसका ऑप्शन आपको सही करना है डी मतलब 9। हमारा प्रश्न कौन सा था, 5वां था, मैं टिक चौथे पे लगा रहा था। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपसे, कितने अनपढ़ युवा, अनपढ़ युवा कहने का मतलब क्या है, शिक्षित ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, अनपढ़ कहेंगे। शिक्षित ना होने का मतलब क्या है, त्रिकोण से बाहर हो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको बात। कितने अनपढ़ युवा हैं जो पिछड़ी जाति के हैं। पिछड़ी जाति के होने का मतलब छोटे गोले के अंदर हैं, जो रोजगाररत में है। रोजगाररत में होने का मतलब क्या है, बड़े वाले गोले के अंदर में है। आपको बात समझ में आई। अनपढ़ युवा हो, पिछड़ी जाति के हो और रोजगार में हो। तो अनपढ़ होने का मतलब क्या है, अनपढ़ होने का मतलब क्या है, अनपढ़ होने का मतलब है जो इस शिक्षित के दायरे से क्या हो, बाहर हो, वही अनपढ़ कहे जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात। ये त्रिकोण क्या दर्शाता है, शिक्षित युवाओं को दिखाता है, लेकिन आपको अनपढ़ दिखाना है। तो अनपढ़ का मतलब इस त्रिकोण के दायरे से बाहर हो, और क्या हो, और क्राइटेरिया वो क्या है कि वो पिछड़ी जाति से भी हो
और क्या हूं, रोजगाररत भी हूं। अच्छा, यानी आपको क्या करना है, इस त्रिकोण से बाहर का, इस त्रिकोण को आप छोड़ दीजिए, इससे बाहर का देखिए, क्योंकि ये त्रिकोण क्या रिप्रेजेंट करता है, शिक्षित युवाओं को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमें जो जवाब देना है वो अनपढ़ युवाओं को देना है, यानी इस त्रिकोण के बाहर का। अच्छा, त्रिकोण के बाहर जो बच रहा है 17, 5 और 7 बच रहा है, लेकिन शर्त यह है कि वो पिछड़ी जाति का हो, मतलब छोटे गोले से हो, और रोजगाररत का हो, मतलब बड़े गोले में भी हो। तो ऐसा जो हमारा ऑप्शन बच रहा है वो केवल और केवल क्या बच रहा है, वो केवल और केवल बच रहा है 5। क्या बच रहा है, 5, जो इस रोजगार वाले समूह में भी है, पिछड़ी जात के समूह में भी है, लेकिन इस शिक्षित के क्रम से बाहर है। तो हमारा जो जवाब आता है वो क्या आता है, वो आता है 5। 5 कहने का मतलब आपका ऑप्शन सही हो गया डी अर्थात 5। इसी प्रकार के ढेर सारे प्रश्नों को हल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.coaching.in पर जाएं, वहां आप फ्री में रजिस्टर करें। नए बैचेस हमारे प्रारंभ हो रही हैं, आप वहां पे ढेर सारी पढ़ाई करिए। और YouTube के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।